हेलो फ्रेंड्स, त्रिपाठी कॉमर्स क्लासेज में आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अभी तक जो भी हमने 7-8 वीडियो पोस्ट किया है वो सब के सब क्लास फर्स्ट ईयर से ही रिलेटेड है। ज़्यादातर नहीं, मैं कहूँगा कि मेरे सभी वीडियो क्लास फर्स्ट ईयर से ही रिलेटेड है। तो बच्चों की ये शिकायत आ रही थी कुछ कि सर आप फर्स्ट ईयर का ही क्यों पोस्ट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का भी कोई वीडियो आप पोस्ट करिए। तो आज मेरा ये सेकेंड ईयर के रूप में फर्स्ट वीडियो होगा जो हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आगे हम लिखे होंगे, दिखलाई पड़ता होगा, मीनिंग, डिफिनेशन, एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक etc। मतलब पार्टनरशिप के बारे में आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि पार्टनरशिप है क्या। इसके बाद हमारे विभिन्न विद्वानों ने उसके बारे में अपनी क्या राय दी है। पार्टनरशिप के संबंध में एक एक्ट भी बना है, साझेदारी अधिनियम 1932। वह क्या कहता है, इसके अलावा इसके बेसिक लक्षण क्या है, ये सब कुछ चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। घबराने बात नहीं है, वीडियो बैलेंसिंग वीडियो होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, पर यह कि फुल्ली मटेरियल हम उसमें पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ओरिजिन ऑफ पार्टनरशिप। ओरिजिन ऑफ पार्टनरशिप कि इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, इसका विकास कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अमूमन किताबों में जहाँ से पढ़ाया जाता है आदमी वहीं से मानता है, या जब उस पर गहन अध्ययन, जब से लोग अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, जब से वो किताबों में आना शुरू हो जाता है, तब से ये लोग ओरिजिन मानते हैं। यह एक समान बात है। तो उसको मैं यहाँ पर स्पष्ट पूरा क्लियर फिगर रखना चाहता हूँ कि ओरिजिन ऑफ पार्टनरशिप की जो बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके पहले इसका ओरिजिन नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य साथ रहना शुरू कर दिया था। जैसे हमारे अंदर बुद्धि विवेक का जागरण हुआ, हमारे शरीर में बुद्धि विवेक का संचार हुआ, जैसे ही थोड़ा सा माइंड मेरा विकसित हुआ, वैसे ही आदमी जब आत्मनिर्भरता युग से आगे बढ़ा, पशुपालन युग में चारागाह युग जिसको बोलेंगे, तो चारागाह क्या उसके भी पहले जाइए तो आखेट युग में ही आदमी साथ रहना शुरू कर दिया था। परंतु हम उस समय साथ रहते थे तो किसी बिजनेस इत्यादि के पर्पज से नहीं रहते थे, ये बात सही है। पर हम जब पशुपालन युग में आए हैं, बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले, तो पशुपालन युग में जैसा कि हम जानते हैं कि आदमी व्यवसाय करता था, पशु ही उसकी संपत्तियां होती थी और पशुओं को अपने निजी उपयोग हेतु रखता था और उनका क्रय विक्रय करता था। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें भी मिलेगा और बिजनेस पढ़े होंगे तो उसमें भी मिलेगा। तो देखा जाए तो पार्टनरशिप का प्रादुर्भाव यानी कि जन्म तो उसी समय हो गया था। पार्टनरशिप का जन्म तो उसी समय हो गया था, यानी कि आपके चारागाह युग से ही। तो ये तो बात सही है, आपको थ्योरी लिखना होगा तो पूरा लिखिएगा। परंतु यहाँ हम कुछ फिगर आपको बताने जा रहे हैं। इसकी ओरिजिन मानी गई है 1284 ईस्वी से। 1284 ईस्वी से इसकी ओरिजिन मानी गई है, 1284 ईस्वी। ठीक, यानी कि उसके पहले भी आइए तो हम आपको बताएंगे। साझेदारी शब्द का उद्गम जो है रोम शहर के सोसिएट्स, एक मिनट में आपको बता रहा हूं। सोसिएट्स एक शब्द है, इसका हिंदी होता है संघ। इसका हिंदी होता है संघ।
पार्टनरशिप शब्द जो आया ये इस शब्द से आया है, एसोसिएट शब्द से आया है। एसोसिएट शब्द जो है ये इटालियन भाषा कह सकते हैं, लैटिन भाषा, जिसका रोम में ही, रोम की प्रचलित भाषा थी, पुरानी भाषा थी, प्रारंभिक भाषा थी। इटालियन भाषा उसको आज हम बोलते हैं, किताबों में लैटिन भाषा उसको बोलते हैं। तो रोम में सबसे पहले ये शब्द आया एसोसिएट्स। एसोसिएट्स का हिंदी होता है संघ, परंतु ये शब्द कब आया, ये शब्द रोम में कब आया, इसकी कोई जानकारी फिलहाल अभी नहीं है, मेरे पास तो नहीं है और मैं समझता हूं किसी के पास नहीं होगा ये शब्द कब आया। परंतु इस शब्द का उपयोग पार्टनरशिप के लिए ही किया गया। एसोसिएट शब्द का प्रयोग पार्टनरशिप में किया, परंतु इंग्लैंड में इस शब्द को पार्टनरशिप नाम दिया गया सन 1284 में। सन 1284 ईस्वी में इंग्लैंड में इसी संघ को पार्टनरशिप नाम दिया गया और तभी से माना जाता है कि पार्टनरशिप का जन्म सन 1284 ईस्वी में हुआ। यानी कि आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो हो सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछे कि साझेदारी का जन्म कब हुआ, तो आप सीधे आंख मूंद करके बोल देंगे कि साझेदारी अधिनियम 1932 सर जी बहुत बार पढ़ाए हैं तो 1932 में हुआ होगा, लेकिन ये गलत है। तो साझेदारी के लिए मैं आपको बता दिया कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका अभी तैयार हो जा रहा है कि साझेदारी का प्रादुर्भाव कब हुआ, 1284 में। कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। क्लियर। परंतु जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यदि कभी थ्योरी लंबा लिखना पड़े तो आप बाकायदे उसको लिखिए कि इसका जन्म एसोसिएट शब्द से हुआ जो रोम में हुआ। अब एसोसिएट शब्द कब आया इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी को नहीं। चलिए बात हो गई क्लियर। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इसका ओरिजिन जो है वो सन 1284 में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। इसको पार्टनरशिप नाम दी गया। पार्टनरशिप शब्द जो आया एसोसिएट शब्द से आया। अब इसके आगे हम बताएंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का अर्थ। चलिए ओरिजिन तो हमने आपको बता दिया, इसके बाद नंबर आएगा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी से आशय साझेदारी का अर्थ और जो भी कहिए। तो साझेदारी शब्द जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग का आपको अल्टर नहीं कर रहा है, नाम से ही स्पष्ट है साझेदारी क्या है। ऐसे ही समझ लीजिए कहीं आप जा रहे हो तो किसी को कह देते हैं चलिए भाई मैं अकेला हूं मेरे साथ चलिए, तो क्या वो साझेदारी है। यदि आप कॉमर्स नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है कह दे हाँ हाँ साझेदारी है, साथ में जा रहे हैं, साझे भाई एक साथ काम कर रहे हैं, वो साझेदारी नहीं है, वह साझेदारी नहीं है। साझेदारी का मतलब होता है कि साथ साथ कोई बिजनेस करना, हम बिजनेस करेंगे साथ साथ करेंगे तभी साझेदारी होगा, अन्यथा साझेदारी नहीं होगा। यद्यपि मैं एक बात और बताऊंगा कि साथ साथ बिजनेस करने में साझेदारी के अलावा अन्य भी फैक्टर्स होते हैं, कुछ अन्य भी बिजनेस के प्रारूप हैं, जैसे कि ज्वाइंट वेंचर हो गए, वो भी साथ साथ का हिसाब है, प्राइवेट कंपनी में भी साथ साथ का हिसाब है, कंपनी में पब्लिक कंपनी में साथ साथ का हिसाब है। सबके बारे में कम से हमारे वीडियो पोस्ट होते रहेंगे, हम बताएंगे। परंतु मैं अभी सबसे पहले आपको साझेदारी पर ला रहा हूं, साझेदारी किसे कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में मैं बात बता दूं, साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला वह व्यवसाय है। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मत द्वारा किया जाने वाला वह व्यवसाय है जिसको वे सब या उनमें से कोई एक या कुछ उस व्यवसाय का संचालन करते हैं। अब इसको फेयर वे में अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, मैं अभी परिभाषा पे चर्चा करूंगा, उसके पहले इसके मीनिंग को तो क्लियर ही कर लीजिए। तो मैंने बताया कि साझेदारी, अभी मैं डिफिनेशन भी बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाइए। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा संचालित वह व्यवसाय है
जिसे वे सब उनमें से कुछ या कोई एक करता हो। ठीक, यानी कि सामान्य अर्थ में कहा जाए तो कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई भी व्यवसाय का संचालन करते हो, किसी भी व्यवसाय का संचालन करते हो, तो उस व्यवसाय को हम साझेदारी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक अनुबंध होता है, यह एक समझौता है। जैसा कि हम जानते हैं समझौता या अनुबंध एक ऐसी चीज है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते। इस वे में थोड़ा सा और बेहतर परिभाषा बताना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वह संबंध है, पॉइंट नोट करिएगा, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वह संबंध है जिसके आधार पर वह किसी ऐसे व्यवसाय का संचालन करते हैं, जिसके आधार पर वह किसी ऐसे व्यवसाय का संचालन करते हैं जिसे वे सब उनमें से कुछ या कोई एक करता हो, जिसे वे सब उनमें से कुछ या कोई एक करता हो, यही एक सामान्य परिभाषा होती है। अब इसमें मैंने बताया ना कि हम अब तो मीनिंग क्लियर ही कर दिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कुछ विद्वानों ने अपनी राय दिया है, साझेदारी एक्ट ने अपनी राय दिया है, हम आपको बता रहे हैं। तो आ जाते हैं डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की परिभाषा क्या है। परिभाषाओं में दो बातें दी गई हैं, एक वैधानिक परिभाषा, एक सामान्य परिभाषा। एक वैधानिक परिभाषा यानी कि लीगल, लीगल डिफिनेशन, और दूसरा है जनरल डिफिनेशन। लीगल डिफिनेशन और जनरल डिफिनेशन। लीगल डिफिनेशन इसके नाम से यह स्पष्ट है कि इसको वैधानिकता प्राप्त है, मतलब कानून के द्वारा जो कह दिया गया उसी को हम साझेदारी मानते हैं। हम आपको बताएंगे कानून साझेदारी के बारे में क्या कहता है, और एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले कानून पे चर्चा कर लीजिए कि कानून क्या कहता है। इस संबंध में साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, ठीक, यानी कि एक्ट 1932 और सेक्शन 4, इस बात को याद रखिएगा। यदि आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो यह चीज भी आपको याद होना चाहिए। एक नंबर का प्रश्न यह भी पूछता है साझेदारी अधिनियम 1932 की किस धारा के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे, साझेदारी अधिनियम 1932 की किस धारा के अंतर्गत डिफिनेशन दिया गया है। तो आप आराम से बताइएगा, धारा 4, धारा 4 सेक्शन 4 के अंतर्गत साझेदारी की परिभाषा दी गई है, और क्या कही गई है वो मैं आपको बता रहा हूं। लिखता है कि साझेदारी उन व्यक्तियों, घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से बताएंगे हम, और किताब का ज़्यादा सहारा नहीं लेंगे, पर यह कि अब लंबा परिभाषा है तो हम उतना आपको घबराने बात नहीं है। लिख रहा, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब मिलकर चलाते हों, उनमें से कोई एक चलाता हो या उनमें से कुछ चलाते हो। यानी कि इसी चीज को अंग्रेजी में देखा जाए तो उन्होंने लिखता है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप, क्या लिख दिया, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन between two or more than partners. Partnership is a relation between two or more than
पार्टनर्स हु कैरीड ऑन देयर बिजनेस बाय वन आर सम आर ऑल। मतलब कि उस बिजनेस को कोई एक चलाए, उनमें से कुछ चलाए या सब चलाए। यही परिभाषा हम इसके मेन्यू में भी आपको बताने का प्रयास किए हैं। वही आपका साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 भी कहती है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वह संबंध है जिसके अंतर्गत वह ऐसे बिजनेस का संचालन करते हैं जिसका संचालन वे सब उनमें से कुछ या कोई एक करता। दूसरी बात आ जाती है जनरल परिभाषा में हम आ जाएं। इसमें एक और आया है, हम अब बतला दे रहे हैं। इसमें एक आया है आंग्ल साझेदारी अधिनियम 1890 में आया है। साझेदारी लाभ की दृष्टि से मिलजुल कर व्यवसाय चलाने के लिए व्यक्तियों के मध्य पाया जाने वाला संबंध है। यानी इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साझेदारी मिलजुल कर चलाए जाने वाले व्यक्तियों के मध्य का एक संबंध है। ये परिभाषा आई थी आपकी क्या बोलते हैं 1890 में, और वो भी ब्रिटेन में ही आई थी, आंग्ल साझेदारी अधिनियम 1890 में। फिर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संघ है जो सहस्वामियों की भांति किसी व्यवसाय को लाभ के लिए चलाते हैं। इन्होंने भी वही कहा है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संघ है जिसे यह सहस्वामियों की भांति चलाते हैं। अब यहाँ एक शब्द आ गया सहस्वामी, जिसका अंग्रेजी को एडवेंचर होता है। अब मैं इसको आप में उलझाऊंगा नहीं, पर बताऊंगा। कभी आएगा वीडियो जब हम को एडवेंचर आपको पढ़ाएंगे, संयुक्त साहस को भी पढ़ाएंगे, वो भी एक सरदारी होता है, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी अब कम शब्दों में समझिए तो वह एक अल्पकालीन साझेदारी होता है। अल्पकालीन साझेदारी को हम संयुक्त साहस कहते हैं। आज वह विषय नहीं है, इसलिए आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पर उन्होंने अपनी परिभाषा में ऐसे ही कहा कि वो कोएडवेंचर्स की भांति, यानी कि सहस्वामियों की भांति संचालित किया जाने वाला संघ साझेदारी कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर के आप कोई भी आपको वैधानिक परिभाषा देगा तो परिभाषा वही है, उसमें सब शामिल है जो मैंने बताया कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संचालित किया जाने वाला वह बिजनेस है। यानी साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य का वह संबंध है जिसे वे सब उनमें से कुछ या कोई एक संचालित करता हो। अब आ जाती है जनरल परिभाषा, जिसमें बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना राय दिया है, क्योंकि सभी का यहाँ पर जिक्र करना उचित नहीं है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, तो कम से कम मैं बताऊंगा। प्रोफेसर एलियस हैने इसमें लिखते हैं, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य संबंध के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को मिलजुल कर चलाने के लिए सहमत हुए हैं। यानी कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य संबंध के रूप में, ध्यान देंगे, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध के रूप में व्यक्त की जा सकती है जो निजी लाभ के लिए व्यवसाय को संचालित करने के लिए सहमत हुए हों। तो यदि इतनी बात हमारी समझ में आई होगी तो यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य का एक संबंध है। अब यदि आप सेकंड ईयर के छात्र हैं तो यहाँ तक दो बात मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा कि साझेदारी, यदि कोई हम व्यवसाय कर रहे हैं तो वह व्यवसाय साझेदारी नहीं, वो साझेदारी के अंतर्गत संचालित किया जाने वाला व्यवसाय है, उसको हम फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म बोलेंगे। वह बिजनेस जो है वो फर्म है, वो साझेदारी नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? फर्म। और जो हमारे मध्य, मान लीजिए हम 5-7 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो 7 लोगों के मध्य का जो संबंध होगा, जिस संबंध के आधार पर हम उस साझेदारी फर्म का संचालन करेंगे, उस संबंध को ही हम साझेदारी कहते हैं। यानी साझेदारी और फर्म में अंतर होता है, इस चीज को भी क्लियर मैं बतला दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे समझ लीजिए कि साझेदारी एक अनुबंध है, एक समझौता है, एक ठहराव है। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे आपके बीच एक संबंध है, क्या? मान लीजिए स्टूडेंट और टीचर का, तो संबंध को आपको देख रहे हैं का? देख तो नहीं रहे हैं। तो वही बात है, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य का एक संबंध है, उस संबंध के आधार पर ही हम
एक व्यवसाय को संचालित करते हैं, और उस व्यवसाय को क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। क्लियर होना चाहिए, क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। चलिए, तो ये परिभाषा दोनों क्लियर हो गई। मैं बताया जनरल परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दिया है, मैं नाम बता दे रहा हूँ, सबका बताऊंगा नहीं। प्रोफेसर विलियम आर स्पीगल लिखते हैं, किम्बाल लिखते हैं, डॉक्टर जे की सुविन लिखते हैं, एल.एच. हैने लिखते हैं, प्रोफेसर मैकनाटन लिखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन कुल मिलाकर के सबका बस मोटो वही है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वह संबंध है जिसके आधार पर हम या वो सब ऐसे बिजनेस को संचालित करते हैं जिसका संचालन वे सब उनमें से कुछ या कोई एक करता है। मेन यही है। ठीक है, तो अब हम उसमें ज्यादा उलझने या उलझाने का प्रयास नहीं करेंगे। आगे हम बताएंगे आपको साझेदारी के तत्व, लक्षण, विशेषताएं, यानी कि एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, यानी कि उनका जो लक्षण है वही उसके एलिमेंट्स है। क्यों? ध्यान देंगे, उनके जो लक्षण है वही साझेदारी के एलिमेंट्स भी हैं। तो आप चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, चाहे उनके एलिमेंट्स लिखिए, बात एक ही है। तो हमने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, इसे आप एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी। तो साझेदारी के कुछ बेसिक लक्षण हैं। मैं पहले अपने वीडियो की शुरुआत में मैं बता दिया था कि साझेदारी के कुछ बेसिक लक्षण हैं, उसे जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और सामान्य आदमी जो कॉमर्स नहीं पढ़ा है वो उसका लक्षण दूसरे हिसाब से वो न भी समझे तो बताएगा, थोड़ा गलत सही बताएगा, पर सही नहीं बताएगा, गारंटी सही नहीं बताएगा, क्योंकि इसके लक्षण में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना जाने कन्फर्म 100% कर सकता हूं कि बिना जाने सामान्य व्यक्ति उसको सही नहीं बता सकता। तो इसलिए इसको लक्षण को जानना जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या है? एक से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी कि मोर देन वन पर्सन। हर जगह मोर देन वन पर्सन। more than one person। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। इसमें लिखता है कि मोर देन वन पर्सन। तो कायदे से हम आपसे ये कह दें कि एक से अधिक व्यक्ति साझेदारी में होते हैं तो बात खत्म हो जाएगी? नहीं, बात खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये तो सही है कि एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, परंतु कितना, उसका भी कोई लिमिट है। तो मैं बता रहा हूं कि एक से अधिक तो होगा करेंगे, क्योंकि एक से अधिक नहीं होंगे तो साझेदारी कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन उनकी एक लिमिट है, और वो लिमिट हम आपको बतला रहे हैं। वो लिमिट ये है कि वो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 यानी 50 हो सकते हैं। इस संबंध में थोड़ा और बेहतर जानिए कि कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप के लिमिट को बढ़ा दिया है। यही चीज कंपनी अधिनियम 1956 में जो निर्धारित किया गया था वो दूसरा था। कंपनी अधिनियम 1956 में बताया गया था कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक 20 व्यक्ति, और यदि बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं तो 10 व्यक्ति, इतना ही होनी चाहिए। यदि आप लोग किताब का ज्यादा अध्ययन नहीं किए होंगे तो आप सोच भी रहे होंगे कि सर जी कंपनी अधिनियम 1932, अभी पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 बता रहे थे, तो फिर बीच में कंपनी अधिनियम कहां से आ गया?
तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप, नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फिक्स्ड बाई कंपनी एक्ट 1956, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप कितने होंगे ये पार्टनरशिप अधिनियम में तय नहीं किया गया था, ये साझेदारी अधिनियम 1956 में तय किया गया था। तो साझेदारी अधिनियम 1956 में ये बात बताई गई कि साझेदारी में कम से कम 2, अधिक से अधिक 20 होंगे, परंतु यदि वो बिजनेस बैंकिंग का कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अधिकतम वो 10 होंगे, 10 से अधिक नहीं होंगे। परंतु ये बात चली आ रही थी 2013 तक। 2013 में कंपनी का संशोधित अधिनियम पास हुआ, कंपनी का संशोधित अधिनियम पास हुआ जिसमें इस नंबर को बढ़ा दिया। जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप था 20, वो 50 कर दिया गया, यानी वो संख्या जो 20 थी उसको बढ़ा करके 50 कर दिया गया। तो याद रखेंगे, परंतु इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो आप उसे याद करिए कि इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ओनली 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ओनली 10, यानी कि साझेदारी में कम से कम 2 होंगे, अधिक से अधिक 50 होंगे, परंतु बैंकिंग बिजनेस करते हैं तो 10 होंगे। याद रख देंगे, क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पे हम आते हैं, ये कह रहे हैं अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इसको हिंदी में बोला जाए तो कह सकते हैं कि अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना, यानी कि साझेदारों के मध्य जो संबंध होता है वह एक अनुबंध के द्वारा होता है, एक ठहराव, एक समझौता के द्वारा होता है। जैसे कि यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमको माने या न माने, हम आपके टीचर हो गए, यदि आप पढ़ रहे हैं तो हमारे और आपके मध्य संबंध स्थापित हो गया। आपके पिताजी ही रहेंगे और आप उनके लड़के ही रहेंगे, एक संबंध स्थापित है, यूनिवर्सल है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, यानी कि अनुबंध हमारे और मिस्टर फलाने ढिमाके के बीच में होगा, जो भी उसमें शामिल है, तभी हमारे उनके बीच एक संबंध होगा। कौन सा संबंध? पार्टनर्स का संबंध, यानी हम साझेदारी फर्म में शामिल होंगे तभी हमारा अगले से कोई पार्टनर्स का संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि जो हमारे और हमारे अन्य साझेदारों के मध्य जो संबंध स्थापित होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, अनुबंध के द्वारा होता है। तो अब यहाँ एक बात और बताएंगे, यह अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, यह अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तीसरा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। अगला है वैध व्यवसाय का होना, यानी कि लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस सबको पता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसे हम नहीं कर सकते, सरकार हमें अनुमति नहीं देती है। हम गांजा, भांग या ऐसे मादक पदार्थों का बिजनेस नहीं करते जिससे सरकार अनुमति नहीं देती है, तो हम ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस होना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, ये जरूरी है। यानी कि हम कोई ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें लाइसेंसिंग की जरूरत है, तो वो लाइसेंसिंग लेना हमारे लिए जरूरी है। ठीक, तो वो तो बात की बात हुई, वो तो फिलहाल सरकार उसके लिए लाइसेंसिंग करती है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होता है जिसके लिए सरकार लाइसेंसिंग नहीं करती है। जैसे चोरी वोरी से लोग बिजनेस करते हैं, अफीम का, गांजा का, ये सब तस्करी के माध्यम से किया जाता है, लेकिन वो कोई बिजनेस, उसको हम बिजनेस की संज्ञा नहीं दे सकते, वो बिजनेस है या नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ लोग बिना इस लक्षण को जाने 100% में बोला था ना, गारंटी है कि समझ नहीं पाएंगे, तो इस लक्षण को जानना बहुत जरूरी है कि लीगल बिजनेस यानी बिजनेस जो भी हो वो वैधानिक हो।
तो अवैधानिक बिजनेस क्या है? ऐसा बिजनेस जिसे सरकार हमें करने की अनुमति नहीं देती। तो फेयर वे में वो तो बिजनेस कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन यदि आप कहते हैं, कोई कहता है तो कहे, लेकिन हम उसे कर नहीं सकते, उस बिजनेस को हम नहीं कर सकते। यानी कि लीगल बिजनेस का होना बेहद जरूरी है। चौथे नंबर पे ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट कह रहा है उद्देश्य लाभ कमाना, परस्पर, यानी प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग। ध्यान देंगे, मैं बोला प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग, यानी कि ठीक है मैं अवैधानिक काम नहीं करूंगा, वैधानिक काम करूंगा, लेकिन हम और मिस्टर एक्स और वाई मिल करके तीन लोग दान देने का काम कर रहे हैं, मान लीजिए, तो वह बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। यानी कि लाभ कमाना उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, ये गारंटी नहीं है कि लाभ होगा ही, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम कर रहे हैं तो लाभ हमको हो ही जाएगा, हो सकता हानि हो जाए। लेकिन हमारा जो मोटिव होगा, जो मेरा एम होगा, जो मेरा उद्देश्य होगा, वो तो यही होगा कि हम लाभ कमाएंगे और आपस में बांटेंगे। यदि हम ये सोच ले लाभ तो हम कमाएंगे लेकिन बांटेंगे नहीं, हम ही रखेंगे, तब भी वो बिजनेस नहीं होगा, तो तभी वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। लाभ कमाएंगे और उसको बांटना भी है। तो प्रॉफिट मोटिव एंड प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव, ध्यान देंगे, प्रॉफिट मोटिव और प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव दोनों होना चाहिए। प्रॉफिट कमाएंगे भी और आपस में बांटेंगे भी। पांचवें पर ध्यान देंगे। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, उसमें से मैनेजमेंट की परिभाषा में ये स्पष्ट है, कोई एक करे, सब करे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सबकी सहमति से। कोई एक ही करे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सबकी सहमति होनी चाहिए। 10 लोग हैं, 8 लोग करते हैं, 2 लोग नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक कर रहा है, 7 सुखाली है, सब करे तभी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि कोई एक करे और उनमें कुछ करे तो सबकी सहमति होनी जरूरी है। बस इसका यही मतलब है, और कोई अलग से इसका कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का मैनेजमेंट आपस में लोग कोई भी कर ले। 6वें नंबर पर हम जाएंगे, स्वामी तथा एजेंट का संबंध, यानी रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी कि ऑनर्स एंड एजेंट का इसमें संबंध है। प्रिंसिपल शब्द का हटा करके आप ऑनर्स लिख सकते हैं। प्रिंसिपल एंड एजेंट या ऑनर्स एंड एजेंट का संबंध होता है। मतलब ऑनर्स कौन है? वो फर्म। हम 8 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो 8 लोगों के मध्य जो संबंध है उसको साझेदारी कहेंगे। जो बिजनेस है उसको हम फर्म कहेंगे, और हम सभी व्यक्ति उस फर्म के एजेंट हो गए। हम सभी व्यक्ति उस फर्म के एजेंट हो गए और वो फर्म हम लोगों की मालिक हो गई। तो साझेदारी में प्रत्येक व्यक्ति मालिक भी होता है सम्मिलित रूप से। ध्यान देंगे मैं क्या बोला हूं। साझेदारी में सम्मिलित रूप से प्रत्येक व्यक्ति मालिक होता है और व्यक्तिगत रूप से सभी व्यक्ति एजेंट होते हैं। तो क्या बोलेंगे? सम्मिलित रूप से सभी व्यक्ति मालिक और व्यक्तिगत रूप से सभी लोग एजेंट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही ये कह रहा है, यही इसका मतलब होता है। 7वें नंबर पे क्या कह रहा है? असीमित दायित्व, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का यही मतलब हुआ कि यदि किसी कारण से फर्म बैठ गई, टूट गई, बंद हो गई,
तो उसके ऋणों का भुगतान करने के लिए, उसके दायित्वों का भुगतान करने के लिए आपकी निजी संपत्तियां भी बेची जा सकती हैं। ध्यान रखेंगे, अनलिमिटेड का नाम ही है अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारी लायबिलिटी कितनी होगी उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यानी कि किसी कारण से फर्म बंद हो गई और उसके ऋणों का भुगतान हम नहीं कर पाए हैं, तो जितने साझेदार हैं सबकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी और वह उस सीमा तक बेची जाएगी जितना उनके पास होगा जब तक ऋणों का भुगतान हो न जाए। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन कौन से ऐसे प्रारूप बिजनेस के हैं जिनमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो याद रखिएगा, दो होते हैं, सोल ट्रेड प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप बिजनेस। यानी कि एकाकी व्यापार उसमें भी अनलिमिटेड होता है और पार्टनरशिप बिजनेस में भी अनलिमिटेड होता है, दो ही चीज। तो मैं आज चूंकि आपको सोल ट्रेड नहीं पढ़ा रहा हूं तो हम पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं। तो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का एक ही मतलब है कि यदि किसी कारण से आपके बिजनेस बंद हो रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तो उसके ऋणों का भुगतान करने के लिए या उसके दायित्वों का भुगतान करने के लिए आपकी निजी प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी और वो भी उस सीमा तक बेची जाएगी जब तक ऋणों का भुगतान हो न जाए अथवा आपकी प्रॉपर्टी खत्म न हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हित हस्तांतरण पर रोक, रिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। तो रिस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरशिप इसको लिख सकते हैं, रिस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरशिप। रिस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरशिप ये क्या है? रिस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरशिप का मतलब हो गया कि हम ये नहीं कह सकते कि आज के बाद मेरी बेटी बिजनेस में मालिक रहेगी, आज के बाद मेरा बेटा बिजनेस में मालिक रहेगा, आज के बाद मेरे पिताजी बिजनेस में मालिक रहेंगे, आज के बाद मेरा भैया बिजनेस में मालिक रहेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, अब भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मतलब यह है कि यदि हम बिजनेस से हटना चाहते हैं, अपनी जगह पर अपने ही परिवार के किसी सदस्य को रखना चाहते हैं, तो कायदे से हमें हटना होगा, एक फॉर्मेलिटी पूरा करके, और नए व्यक्ति जिसको हम चाहेंगे वो फॉर्मेलिटी पूरा करके आएगा। इसी को बोलते हैं हित हस्तांतरण पर रोक, यानी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑनरशिप। यानी कोई भी व्यक्ति अपने हित को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हम 50,000 रुपये लगाए हैं या 5 लाख लगाए हैं, 5 करोड़ लगाए हैं तो कह देंगे ऐसा है अभी तक तो हम थे, आज के बाद हम नहीं रहेंगे, हमारे भैया रहेंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप सोचते होंगे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो उसका एक का उत्तर है क्या कि साझेदारी अधिनियम 1932 में इस पर रोक लगाया गया है स्पष्ट रूप से। ऐसा नहीं कर सकते। आप कायदे से हटिए फॉर्मल वे में, और आपके जो भी रिश्तेदार आना चाहते हैं फॉर्मल वे में वो फॉर्मेलिटी पूरा करके ही आएंगे। 9वें नंबर पे हम आते हैं। ये कह रहा केवल व्यक्ति ही साझेदार, ओनली पर्सन इज ए पार्टनर्स या इंडिविजुअल एज ए पार्टनर्स। ओनली पर्सन एज ए पार्टनर्स मतलब यह हुआ कि साझेदार केवल व्यक्ति ही हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूं कि 4 कुत्ता मिल करके किसी व्यक्ति को दौड़ा के काट लें तो वास्तव में वो तो काम वही किए हैं साझेदारी वाला, लेकिन न ही उनका बिजनेस है और न ही वो व्यक्ति है। ठीक, मेरा मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ही साझेदार हो सकते हैं, कोई संस्था नहीं, कोई फर्म नहीं, कोई अदर लाइफ नहीं। ठीक, यदि व्यक्ति है तभी वो पार्टनर्स कहे जाएंगे, अन्यथा नहीं। यदि आप सोचते होंगे अपने दिमाग में तो कह सकते हैं कि हम बहुत से देखे हैं, बहुत सी फर्में मिल गई। हर रोज अक्सर पेपर में पढ़ने को मिलता है कि वोडाफोन को आइडिया ने खरीद लिया, आइडिया को वोडाफोन ने खरीद लिया, फलाना ढमाका कंपनियां मिल के काम कर रही हैं, हीरो और होंडा मिल के काम कर रही थी, दोनों में पार्टनरशिप था। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि वो पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा कॉमर्स की भाषा में, उसमें अंतर है। उसमें जो 2 फर्में मिलती हैं, एक को होल्डिंग बोलेंगे और एक को सब्सिडरी बोलेंगे। जिसका शेयर 51% होगा उसको हम होल्डिंग बोलेंगे और जिसका शेयर 49% होगा उसको हम सब्सिडरी बोलेंगे।
यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 50-50% मिला करके वो लोग पार्टनरशिप का काम करें, वो अवैधानिक है, वो गलत हो जाएगा, उसको रोक लग जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी दो फर्में मिलती हों, दो कंपनियां मिलती हों, तो निश्चित तौर पर चाहे 1 रुपए का ही अंतर हो, वो उनके शेयर में अंतर होना चाहिए। यानी कि कम से कम 51% शेयर एक का होना चाहिए, 49 दोनों का होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी अनुपात में हो सकता है, लेकिन 50-50% कभी नहीं हो सकता। तो कोई कंपनी या फर्म कभी पार्टनर्स नहीं हो सकते। पार्टनरशिप केवल महेंद्र तिवारी और आप हो सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है या व्यक्ति ही हो सकता है। इसके अलावा कोई भी कंपनी, कोई संस्था, कोई फर्म पार्टनरशिप नहीं कर सकती। तो ये फर्में मिलती हैं तो मैंने बता दिया, जिसका 51% होगा उसको हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, और जिसका क्या बोलते हैं उसके 49% होगा उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। तो क्लियर हो गया, केवल व्यक्ति ही साझेदार होंगे और कोई नहीं होगा। 10वां पॉइंट कहते हैं, ये है फर्म का निश्चित नाम, यानी डिफिनिट नेम। डेफिनिट नेम, जो भी हम फर्म, जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई कोई फर्म का नाम होना चाहिए। फर्म का नाम दिए बगैर हम बिजनेस नहीं कर सकते। अब चूंकि यहाँ पर हम ज़्यादा भाषण नहीं देंगे, लेकिन 1 मिनट में हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसे लेने के लिए हमें केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत होती है, जिसमें क्राउन, किंग, वर्ल्ड, रॉयल, स्टेज, ऐसे कुछ नाम हैं। तो इस तरह का नाम है, हालांकि यहाँ पर ये मुद्दा नहीं था, मैं केवल जानकारी के लिए बताया हूँ। इस तरह का यदि आपका नाम है तो उसके लिए आपको केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है, तो वो एक दूसरी फॉर्मेलिटी है, बस केवल जानकारी के लिए बताया हूँ। लेकिन यहाँ बताने का ये मतलब था कि कोई न कोई फर्म का नाम होना चाहिए। बिना नाम के हम कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं कर सकते, वो अवैधानिक माना जाएगा। 11 नंबर पे बताता हूं आपको, पृथक अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट एक्सिस्टेंस। ठीक, नो सेपरेट एक्सिस्टेंस। मतलब पृथक अस्तित्व नहीं, ये क्या है? इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता भाई दुकान का बात दुकान पे करिए, घर का बात घर पे करिए, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही दुकान है और हम ही वो व्यक्ति हैं। मैंने स्पष्ट बता दिया कि सम्मिलित रूप से सभी लोग मालिक हैं और व्यक्तिगत रूप से सभी लोग एजेंट हैं। यानी कोई साझेदार ये नहीं कर सकता है कि आप फर्म की बात फर्म पे करेंगे, व्यक्तिगत रूप से हमसे नहीं करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति फर्म का हिस्सा माना जाता है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। यही कारण है, अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बात मैंने बताया है, यही कारण है कि किसी भी साझेदार का फर्म से हट करके कोई अस्तित्व नहीं होता है। और यही कारण है कि फर्म में रहते हुए हम कोई बिजनेस ऐसा किए हों जिसका लाभ अपने घर पे उठा लाए हैं, तो कायदे से मेरा लायबिलिटी, हमारा दायित्व बनता है उस लाभ को हम फर्म में शामिल करें। तो ये सब तो हम साझेदारी संबंधित पढ़ाएंगे, तब बताएंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि नो सेपरेट एक्सिस्टेंस का मतलब कि किसी भी साझेदार का व्यक्तिगत यानी अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। हमारा जो भी अस्तित्व होता है हमारा फर्म के साथ होता है। इसके बाद बताएंगे सद्विश्वास यानी गुड फेथ। बहुत अच्छी चीज है, हमेशा बनाए रखना गुड फेथ। किसी भी फर्म में लंबे टाइम तक बने रहने के लिए या फर्म को लंबे टाइम तक चलाने के लिए इसकी बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरत है गुड फेथ। मतलब ये हुआ कि मिस्टर एक्स को आपने भेज दिया सामान खरीदने के लिए और YZ मिल के बतिया रहे हैं कि गया है सामान खरीदने, कहीं चोरी न करता हो, तो ये इस तरह की फर्म बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। तो आपको विश्वास करना ही होगा कि मिस्टर एक्स गए हैं तो पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ऐसा हम अपने मन में बना के रखेंगे, तभी ये चलेगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर पूर्ण सद्भावना के साथ विश्वास करे, एक दूसरे की ईमानदारी पर कोई शक न करे और ये माने कि अगला जो भी काम कर रहा है फर्म के हित में काम कर रहा है, और खुद के अंतर्गत भी ये भावना होनी चाहिए
कि हम फर्म के ही काम से गए हैं तो सामान खरीदने के बाद हम 500 रुपये की रात होटल में रुक सकते हैं, तो 5000 के रात होटल में रुकने का हमारा उचित नहीं बनता है। हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मानेंगे कि जो भी पैसा मेरा बचेगा हमारे फर्म में आएगा, फर्म का लाभ हमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। यानी कि पूर्ण ईमानदारी के साथ सबको लगे रहना चाहिए। यहाँ सब विश्वास का यही मतलब है। दूसरा मतलब यह है कि सभी लोगों एक दूसरे पर विश्वास भी करें, ये भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, देखने से लग रहा है, मैं घड़ी सामने रखा हूँ तो मैं समझता हूँ 40 मिनट से अधिक का ये वीडियो हो रहा होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखते रहिए। फिर अगला वीडियो हम डालेंगे ही कल या परसों जैसे भी। पर यह है कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको वहीं पर बता देंगे। और वीडियो समझ में आएगा तो अच्छी बात है, लाइक कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने लोगों से करवाइएगा भी। थैंक यू।